हजारों साल पहले जब समाज सभ्यता सभी अपने आरंभिक चरणों में थे और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग छोटे छोटे समूह में जीवन यापन कर रहे थे, तब सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। इस सभ्यता का महानगर था मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ माना जाता है मृतकों का टीला। यह नगर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले बसा और धीरे धीरे सिंधु नदी सभ्यता के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया। सिंधु नदी की उपजाऊ मिट्टी, नियमित जलापूर्ति, अनुकूल जलवायु से यहाँ के लोगों को कृषि, व्यापार, नगर जीवन विकसित करने का अवसर मिला। समय के साथ साथ नगर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित, अनुशासित और उद्धृत समाज का प्रतीक बन गया। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता उनका नगर योजना थी। यह नगर योजना किसी संयोग से नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना के अनुसार बसाया गया था। यहाँ की सड़कें सीधी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। घर का आकार की पक्की ईंटों में बनी, जिसमें आंगन, कमरे, स्नानघर, पानी की निकासी व्यवस्था थी। हर घर से जुड़ी नालियाँ प्रमुख नालियों से मिलती थीं जो टिकी हुई थी ताकि गंदगी, दुर्गंध ना फैले। यह देखकर यहाँ के स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो के लोग स्वच्छ, स्वस्थ और सामूहिक जीवन के नियमों को भलीभांति समझते थे। नगर के माध्यम से स्थित ग्रेट बौद्ध मोहनजोदड़ो की पहचान बन गया। यह एक विशाल स्नानागार था जिसमें पानी भरने और निकालने की उत्तम व्यवस्था थी। माना जाता है कि उसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, सामूहिक स्नानघर, सामाजिक आयोजनों के लिए किया जाता था, जिसकी जलरोधी तकनीक और निर्माण शैली आज भी आधुनिक इंजीनियरों को आश्चर्य में डाल देती है। इसके आसपास बड़े भवन, गोदाम और सार्वजनिक संरचनाएं थी जो ये संकेत देती हैं कि यह नगर केवल अव्यवसायी नहीं थे बल्कि प्रशासनिक, आर्थिक केंद्र भी था। मोहनजोदड़ो के लोग एक सादा लेकिन सांस्कृतिक जीवन जीते थे। वे सूती कपड़े पहनते थे, मन को पत्थरों और धातुओं से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। कुम्हार मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे जिन पर कलात्मक आकृतियां उकेरी जाती थीं। बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे जिसमें ये पता चलता है कि समाज में परिवार और बच्चों के जीवन को भी महत्व दिया जाता था। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का आकार थी। गेहूं, जौ, अन्य फसलों की खेती होती थी, जिसके साथ साथ व्यापार भी फल फूल रहा था। कुम्हारों, वजन तोल के मानकों और दूर दराज के क्षेत्रों में मिले प्रमाण बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का व्यापार मेसोपोटामिया जैसे शहरों तक फैल चुका था। इस सभ्यता की एक सबसे बड़ी रहस्यमयी विशेषता उनकी लिपि थी। खुदाई में मिली हजारों मोहरों पर छोटे छोटे चिन्ह और प्रतीक अंकित हैं जिन्हें आज भी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि आज भी इतिहासकारों और भाषाविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इसी कारण हमें यह ठीक नहीं पता कि मोहनजोदड़ो का शासन कैसे चलता था, राजा था या कोई परिषद, और उनके नियम कानून क्या थे। फिर भी पूरे नगर में दिखाई देने वाली समानता संकेत देती है कि ये एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। समय अपनी गति से चल रहा था और धीरे धीरे यह including महानगर sophisticated पतन drainage की ओर systems and बढ़ने multi-story लगा। house इसके structures. पीछे कई कारण माने जाते हैं। कुछ विद्वान माने जाते हैं कई बार आने वाली भीषण बाढ़ ने नगर को नुकसान पहुंचाया। कुछ कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु नदी का मार्ग बदल गया, including जिससे sophisticated कृषि, drainage systems and जलापूर्ति multi-story प्रभावित house हुई। अन्य structures. सिद्धांतों में महामारी, संसाधनों की कमी, सामाजिक परिवर्तन की शामिल है। सच तो क्या है, क्या था, कोई नहीं बता सकता, आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसका निश्चित निर्णय यह है कि एक समय जो नगर जीवन से भरा हुआ था वे धीरे धीरे उजड़ गया और लोग इसे छोड़कर अन्य स्थानों की ओर चले गए। सदियों तक मोहनजोदड़ो मिट्टी और रेत के नीचे दबा रहा, मानो इतिहास ने उसे भुला दिया हो। फिर भी 1922 में पुरातत्वविद रखालदास बनर्जी द्वारा दी गई खुदाई में इस सोई हुई सभ्यता को फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जैसे जैसे खंडर बाहर आए वैसे वैसे मानव इतिहास एक नया अध्याय खुलता गया। यह स्पष्ट हो गया कि प्राचीन भारत की सभ्यता अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक सोच वाली और सामाजिक रूप से संगठित थी। आज मोहनजोदड़ो केवल खंडरों का ढेर नहीं है बल्कि यह मानव सभ्यता की क्षमता, दृष्टि और अनुशासन का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि आधुनिक